हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्ले विद मैथ्स। आज हम लेने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज देखे थे। प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है, आज हम लेने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। रेशियो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेयर होता है और वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम काइंड के होने चाहिए। ओके, सेम टाइप के। सेम काइंड और सेम टाइम का मतलब ये हो गया, तो जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दो ऑब्जेक्ट्स O1 O2, ये पहला ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंपेयर हम कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स का करते हैं। तो अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट का हम कंपेयर करेंगे तो वो दोनों सेम काइंड होने चाहिए। सेम काइंड का ये मतलब होता है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है कोई भी हो, लेकिन इन दोनों का जो यूनिट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ओके, जैसे अगर हम कोई दो ऑब्जेक्ट ले लें, सपोज कर ले एक ऑब्जेक्ट है आपका फर्स्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है सेकंड। सपोज कर लो ये हाइट है किसी बच्चे की, हाइट ऑफ अ बेबी। ठीक है, फर्स्ट बेबी की ये क्या है, हाइट है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाले लिखेंगे ये भी हाइट से ही रिलेटेड रहेगा, इसके वेट से रिलेटेड आप इसको नहीं दिखा सकते। ओके, तो ये जो रहेगा हाइट ऑफ, ये हाइट ऑफ अ बेबी सेकंड। ओके, ये फर्स्ट बेबी की हाइट है और ये सेकंड बेबी की हाइट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हाइट है वो काइंड है, हाइट से रिलेटेड उसकी लेंथ हो गई, वो कितनी ऊंचाई का है, इसकी हाइट कितनी है। सपोज कर लो इस बेबी की हाइट 2 फीट है, ठीक है, और इस बेबी की हाइट 3 फीट है। ऐसा आप ले सकते हो, 2 फीट और 3 फीट। ये बच्चा आपका 2 फीट का है, ये 3 फीट का है, तो हाइट क्या होगी इसकी, फीट में आ गई। ओके, ये क्या हो गया, ये इसकी हाइट भी फीट में आ गई। तो ऐसे केस में आप बता सकते हो इसकी हाइट और इसकी हाइट का ही कंपेयर किया जा सकता है। हो सकता है इसका वेट भी है, तो इसके वेट का इसके हाइट के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता है। तो दो भी ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, उस ऑब्जेक्ट का हम सेम काइंड लेते हैं और उसके साथ उसका हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स का होना चाहिए जो सेम काइंड के हो। ठीक है, तो ऐसे केस में आप समझ सकते हो कि रेशियो को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो जब भी हम दो ऑब्जेक्ट का कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन में वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम काइंड के होने चाहिए। तो ऐसे केस में हम उसका रेशियो डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अगर ये रेशियो का अगर हम डेफिनेशन देखें, तो रेशियो का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो ये क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन देखिए। इफ ए एंड बी आर same kind of object, same kind of object, then the ratio of A and B is defined as A is to B. Okay, or it is also can be written in the form of A upon B. दो ऑब्जेक्ट का जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो सेम काइंड के हों। सेम काइंड का मतलब जो भी हम उसका फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का लेंथ फाइंड आउट करना चाहें तो दोनों का लेंथ का हम कंपेयर करेंगे। उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की हाइट का अगर इस्तेमाल करना चाहें तो हाइट का इस्तेमाल करेंगे। उन दो की चौड़ाई का अगर हम उसका ब्रीथ अगर देखना चाहें उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की तो वो ब्रीथ हमसे रिलेटेड रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जब हम कंपेयर करते हैं तो वो सेम काइंड के होने चाहिए। ठीक है, और ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम इसको लिखेंगे A to B। ओके, इसी प्रकार से जो प्रोपोर्शन होता है
वो रेशियो ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास चार क्वांटिटीज है, तो जब जब हम दो रेशियो का रेशियो फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स इफ A, B, C and D are any four quantities of same kind, then the ratio of टू गिवन रेशियो, सपोज कर लो यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिया या दो क्वांटिटी ले ली ए और बी, इसका रेशियो और सी और डी इसका रेशियो, तो दो रेशियो का रेशियो प्रोपोर्शन कहलाता है, ठीक है। देन ए इज टू बी, प्रोपोर्शन का ये सिंबल होता है, सी इज टू डी, ओके। ए इज टू बी क्या है, ये रेशियो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि ए अपान बी इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शन का जो सिंबल होता है उसको हम इक्वल से भी डिफाइन करते हैं, और इसको लिख सकते हैं क्या, सी अपान बी, ओके। जब दो रेशियो आपस में इक्वल आ जाए तो भी हम बोल सकते हैं कि ये ए इज टू बी, या इसको बोल सकते हो ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी। इन दोनों को जो बीच में लिखे होते हैं उसको हम बोलते हैं मीन्स, ओके। और ये जो आपके लास्ट में लिखे होते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो दो रेशियो का रेशियो प्रोपोर्शन कहलाता है, प्रोपोर्शन का ये सिंबल होता है, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शन होता है। तो अगर ए इज टू बी लिखा हुआ है और फिर प्रोपोर्शन का साइन है सी इज टू डी लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि ए अपान बी ये किसके इक्वल होगा, सी अपान डी के इक्वल होगा, ओके। और यहाँ पे हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ओके। ए डी इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, बी सी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो बीच वाले जो टर्म्स मिलेंगे उनका जो प्रोडक्ट होता है वो मीन्स कहलाता है, और फर्स्ट और लास्ट के जो टर्म्स होते हैं उसका जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सट्रीम्स कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपोर्शन और मीन्स की डेफिनेशन। अब इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसकी, कुछ प्रॉपर्टीज में हम क्या लिखते हैं वो थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, चाहे रिजल्ट इसको बोल सकते हो। तो इस तरह का हम जब रिजल्ट लिखते हैं तो इस रिजल्ट को हम कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं इसके, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। इसका इस्तेमाल हम आगे की क्लासेस में करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट इसके रिजल्ट्स होते हैं। इसमें होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, इसी में होता है इन्वर्टेंडो, अल्टरनेटेंडो। तो यहाँ से सबसे पहले आप देखते हैं इन्वर्टिबल। पहला जो रिजल्ट होता है, इफ ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी, ओके। अगर ए अपान बी दे रखा है इज इक्वल टू सी अपान डी दे रखा है, तो इसको आप रेसिप्रोकल इसका लेकर के लिख सकते हैं। जैसे इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको ऊपर और इसको नीचे, इसका रिजल्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बी अपान ए, और इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डी अपान सी। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेंडो, ओके। एक सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी, देन दिस इम्प्लाइज दैट, ये जो सी है ना इसको यहाँ लिख सकते हैं और इस बी को यहाँ लिख सकते हैं। क्योंकि जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आता था, दैट इज ए डी इज इक्वल टू बी सी।
इसी तरह से जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए डी और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी, ए डी क्रॉस बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से क्या बोलते हैं, जब इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, तो इस सी को इधर लिख लें और इस बी को इधर लिख लें, ए अपान सी इज इक्वल टू बी अपान बी। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, अल्टरनेंडो, अल्टरनेट कर दिया। अल्टरनेट का मतलब इस सी को हमने यहाँ लिखा, इस बी को यहाँ लिखा, इसको हम क्या बोलते हैं, इस ऐसे करते अल्टरनेंडो। ओके, अब देखिए एक प्रोसेस होता है आपका कंपोनेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है कि इफ ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वन ऐड कर देंगे दोनों तरफ, इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। ए अपान बी प्लस वन इज इक्वल टू सी अपान डी प्लस वन। ओके, अब वन ऐड करेंगे, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या कि ए प्लस बी अपान बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपान बी, सॉरी डी, ये आपका डी मिल जाएगा। ओके, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो। ओके, इसी तरह से जो फोर्थ वाला है, इफ ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, एक वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, ए अपान बी माइनस वन इज इक्वल टू सी अपान डी माइनस वन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों साइड में, ठीक है। तो दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा ए माइनस बी अपान बी, सी माइनस डी अपान बी, तो ए माइनस बी अपान बी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका सी माइनस डी अपान डी। अगर ये आपका फर्स्ट रिलेशन हो गया, सपोज कर लीजिए ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये वाला आपका सेकंड है, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ये, इसको हम बोलते हैं डिवाइडेंडो, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेंडो, ठीक है। अगर इस फर्स्ट वाले रिलेशन को सेकंड वाले रिलेशन से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो देखिए क्या मिलेगा। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी है, अगर हम फर्स्ट वाले को अगर हम सेकंड वाले से डिवाइड कर देंगे तो एक रिजल्ट मिलेगा। ओके, अभी मैं उस रिजल्ट को लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक बार और फिर रिमाइंड कराना चाहेंगे, यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फर्स्ट है इफ ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी, देन वी कैन राइट इट्स डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर। इसको अल्टरनेटली चेंज कर दिया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो ये क्या बन गया, बी अपान ए इज इक्वल टू डी अपान सी। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। ओके, ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी, सी को इधर कर लीजिए, बी को इधर कर लीजिए, तो ये अल्टरनेटो बोलते हैं इसको। ओके, ए बी ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी है, अगर दोनों साइड में हम वन ऐड करके जो रिजल्ट लिखते हैं उसको बोलते हैं कंपोनेंडो। अगर वन सब्ट्रैक्ट करके इसके रिजल्ट में लिखें तो ये क्या बनता है, डिवाइडेंडो। और इन दोनों रिजल्ट से आपको एक रिजल्ट और मिलता है, वो देखिए, यहाँ पे ये जो पहला रिलेशन था वो ये था, फर्स्ट रिलेशन है, यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था आपका, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी, ये आपका फर्स्ट रिलेशन था। और जो सेकेंड रिलेशन था वो ये था, ए माइनस बी अपान बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपान डी, ये आपका सेकेंड रिलेशन। अगर इस फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें, यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड कर दें, ओके, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो ये देखिए आपका क्या मिलेगा, ए प्लस बी अपान बी डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, ए माइनस बी अपान, ओके, यहाँ से इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सी प्लस डी अपान डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी अपान डी।
ठीक है, ये बी से बी कैंसल आउट, ये डी से डी कैंसल आउट, तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, ए प्लस बी अपान ए माइनस बी एंड दिस इज इक्वल टू सी प्लस डी अपान सी माइनस डी एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। इसका मैथमेटिक्स में बहुत यूज होता है, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस को आपको बहुत ही सिंप्लीफिकेशन में बहुत हेल्पफुल है ये, ठीक है। तो इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जब कहीं भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसका इस्तेमाल कहीं कहीं पड़ जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल करना सीखिए कि इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है। इसको हम सी एंड डी भी बोलते हैं, सी एंड डी, ओके, सी फॉर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, तो इसको हम सी एंड डी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आप क्वेश्चंस को क्या देखते हो, आप इसी पे रूल लगा दो, एक बार कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो इस पर अगर हम रूल लगा देंगे तो आपको देखेंगे क्या कि वही जो आपका ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी मिल जाएगा, ठीक है। इस पर आप एक बार चेक कर सकते हैं। इसी पे आप अगर कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का अगर हम फार्मूला लगा देंगे तो वही आपका पुराना वाला रेशियो मिल जाएगा। सपोज ये आपका ए प्लस बी है, तो इसको आप यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, इसको ए सपोज कर लो, इसको भी ए अपान बी सी अपान डी, ऐसा क्या बन जाएगा, ए प्लस बी है, इसका मतलब ए प्लस बी और ये ए माइनस बी आ जाएगा, और डिवाइडेड में क्या है, ए प्लस बी और यहाँ पे माइनस बी है तो यहाँ माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या बनेगा, सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी, डिवाइडेड में क्या है, सी प्लस डी माइनस सी माइनस डी, ठीक है। अब यहाँ पे जब कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का कॉन्सेप्ट लगा होगा तो ये मिलेगा। अब देखिए बी से बी कैंसल आउट और ए से ए कैंसल आउट, माइनस माइनस का प्लस, यहाँ पे 2b यहाँ पे 2a, तो ये बन जाएगा 2a अपान 2b। इसी तरह से यहाँ से डी डी कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2c अपान यहाँ से c और माइनस माइनस का प्लस 2d हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, a अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी। फिर वही हम पुराने प्रोसेस पे आ गए, ठीक है। कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो हम कैसे यूज करते हैं, इसके न्यूमरेटर में इसके डिनोमिनेटर को ऐड करके यहाँ लिखो और डिनोमिनेटर में इसके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सेपरेट करके नीचे लिखो। इसी तरह से यहाँ पे सी प्लस डी, यहाँ पे सी माइनस डी, ओके। तो इस तरह का जो रूल होता है वो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का होता है। इसका इस्तेमाल हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। सॉल्व करना है आपको 3x रेज पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपान 3x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 अपान 5x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, ठीक है। अगर हम x की डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, बहुत ही लेंदी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब चूंकि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे। और जस्ट अभी मैंने बताया था कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या होता था कि इफ ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी है, अगर ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी है तो आप क्या लिख सकते थे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में a प्लस बी अपान a माइनस बी एंड दिस इज इक्वल टू c प्लस डी अपान c माइनस डी, ओके। बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो वी कैन राइट यूजिंग c एंड d का मतलब कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का मतलब हमने ये देखा, और फिर इसमें c एंड d लगा देंगे तो यही आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अभी जस्ट मैंने इसके पहले देखा है कि अगर a प्लस बी अपान a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपान सी माइनस डी में हम इसको सी एंड डी लगाएंगे तो अभी जस्ट मैंने देखा तो ये क्या मिल गया था, a अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी। तो हम कुछ इसी तरह का हम कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे।
यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पे वैल्यू सब सेम है लेकिन इसमें साइन चेंज है, ठीक है। यहाँ पे भी टर्म तो सेम ही है बट इसका साइन चेंज है, ठीक है। यहाँ पे सेम साइन है, यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट, यहाँ अपोजिट, यहाँ अपोजिट, यहाँ बट ये सेम साइन है। यानी कि अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो आप लिख सकते हैं एक्स रेड पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। अब चूंकि ये सारे के सारे अपोजिट साइन है इसके, इसलिए माइनस को हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, माइनस को कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और ये किसके बराबर आएगा 5x रेड पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x रेड पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। माइनस को जब हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। माइनस को बाहर निकाला ना मैंने यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव था या पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म वो दोनों सेम आ गए, इसको एक पल के लिए ए सपोज कर लो और इसको बी, तो ये क्या बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये इस फॉर्मेट में आ गए, ओके। दूसरा देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लीजिए, तो ये सी प्लस डी और सी माइनस डी, यानी कि सी प्लस डी और सी माइनस डी है, ठीक है। और इसमें जब हम एक बार फिर कंपोनेंट और डिवाइडेंडो लगा देंगे तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया ए अपन बी इक्वल टू सी अपन डी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, इसका उल्टा प्रोसेस लिख लो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3x पर पावर 4 डिवाइडेड बाई बी, बी की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा 5x रेड टू पावर 4 अपान यहाँ से क्या मिल जाएगा डी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू है तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ओके। बहुत ही सिंपल वे में आप इसका इस्तेमाल करते हो, कंपोनेंटो CLD का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से करके आप क्या कर सकते हो, इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे अगर मैं इसका फैक्टर निकालने की कोशिश करूँ तो ये क्या बनेगा 3x रेड टू पावर 4 डिवाइडेड बाई इसका फैक्टर तो x माइनस 3, तो 3 बन जाए 3 x माइनस 3 और यहाँ से क्या बन जाएगा x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू 5x रेड टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 माइनस 6, इसका हम फैक्टर निकालते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, ठीक है। 2x को बाहर निकालो x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3, x माइनस 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाएगा x माइनस 3 और 2x माइनस 1, ठीक है। x माइनस 3 यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा आपका 3, आप इसको लिख सकते हो क्या 3x रेड टू पावर 4, आप यहाँ देख सकते हो 3x पर पावर 4, आप ऊपर देख लीजिए, यहाँ हम यहाँ देख लेंगे, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो होगी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस 1 यहाँ मिलेगा, यहाँ 3x पर पावर 4 मिलेगा, तो 3x रेड टू पावर 4 और यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x माइनस 1 और यहाँ पे इक्वल टू 5x रेड टू पावर 4 इंटू क्या मिल जाएगा यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे मिलेगा क्या x प्लस 1, ठीक है। अब ये वाला टर्म हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा 3, यहाँ पे देखिए x पर पावर 4, यहाँ पे भी x पर पावर 4, यहाँ पे भी x पर पावर 4 बाहर निकालो और 3 यहाँ पे मिल जाएगा, इसका 3 का मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ
तो ये क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से 3 2 जा 6x और यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका मिल जाएगा क्या 3x और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई 3 2 जा 6x माइनस 3 और यहाँ से क्या मिलेगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये -5x -5 ये क्या बनेगा 0 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ से आप x raised to power 4 इंटू क्या मिलेगा, इसमें से इसको घटाओ x माइनस 8 दिस गिव्स 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको x पर पावर 4 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 0 कब आएगा, या तो x 0 हो या x माइनस 8 0 हो। इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x माइनस 3 कैंसिल आउट नहीं करते तो x की वैल्यू 3 भी आ जाती। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि x माइनस 3 अगर हम कैंसिल आउट नहीं करते, यहाँ पे चूंकि कॉमन मिला है तो इसे कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, कैंसिल आउट अगर नहीं किए होते तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू 0, 8 और 3 भी आ जाता है। क्योंकि x माइनस 3 दोनों भी टर्म में है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 कर लेते हैं, बराबर 0 हो जाता है ये। ठीक है, यहाँ से x माइनस 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, x माइनस 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ से x माइनस 3 मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाता है x माइनस 3 और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस 3 दिस गिव्स 0। x माइनस 3 दोनों में कॉमन था तो बाहर निकाल लेते इसको, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बन जाती है x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे लिख सकते थे क्या x माइनस 3 इज आल्सो इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू यहाँ से 3 भी बन जाती है। ठीक है, तो आप ये वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करके फिर सोल्यूशन निकाल लेते हैं, बात खत्म हो गई। x की वैल्यू 0, 8 और 3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है किसके टर्म में, a एंड b के फॉर्मेट में। a एंड b के फॉर्मेट में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले ये जो रेशियो दे रखा है उसको एक कांस्टेंट टर्म मानेंगे, उसको क्या सपोज कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लेट आप क्या करना, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f इज इक्वल टू k लेट कर लेंगे। k लेट करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ से ये वाली जो वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये वाला जो टर्म है, देखो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, ये वाला कोफिशिएंट सेम है, ये वाला कोफिशिएंट सेम है, तो कोफिशिएंट तो वही रहने वाला है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो b पर पावर 6 दे रखा है, यहाँ पर a पर पावर 4 और b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम a की वैल्यू b के फॉर्मेट में फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से b और d दे रखा है तो a और c की वैल्यू हम b और d के फॉर्मेट में फाइंड आउट करेंगे। दूसरा e और f, e की वैल्यू हम f के फॉर्मेट में फाइंड आउट करेंगे। इसका क्या मतलब है, a की वैल्यू यहाँ से देखिए, इस b को इधर ट्रांसपोज कर दो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी kb, यहाँ से क्या मिलेगा c इज इक्वल टू kd एंड e इज इक्वल टू kf, ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं इसके न्यूमरेटर में आप प्लेस कर दो। न्यूमरेटर में प्लेस कर देंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो, देन फर्स्ट गिव्स इक्वेशन फर्स्ट क्या देगा 2, यहाँ पे देखिए a पर पावर 4, a पर पावर 4 को यहाँ पर a पर पावर 4 निकालेंगे तो k4 b स्क्वायर, सॉरी k पर पावर 4 b पर पावर 4 बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू k4 b4 और यहाँ पे ऑलरेडी b स्क्वायर है, स्क्वायर जेडी चला देंगे, यहाँ से प्लस मिल जाएगा 3 a स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू को आप b और d में कन्वर्ट करना है। a स्क्वायर का मतलब k स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, c स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे देखिए कि k स्क्वायर d स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या मिलेगा -5 इंटू ई स्क्वायर, ई और एफ है, ई की वैल्यू एफ के फॉर्मेट में, ई की वैल्यू के एफ है, ई पर पावर 4 की वैल्यू क्या है
k पर पावर 4 इंटू f पर पावर 4, और चूंकि f ऑलरेडी इसमें है से मल्टीप्लाइड बाई f हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसको एज इट इज लिखो 2b रेड टू पावर 6 प्लस 3b स्क्वायर ओके, और माइनस 5f स्क्वायर, f रेड पावर 5 सॉरी ओके। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये 2b पर पावर 6 ये मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 का ये तो बन जाएगा आपका k पर पावर 4, यहाँ भी है k पर पावर 4, k स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई k रेड टू पावर 4, यहाँ पे भी k पर पावर 4, k पर पावर 4 बाहर निकाल लो तो ये आपका क्या मिलेगा 2b 4 है, यहाँ पे 2 है 6 बन जाएगा, प्लस 3 ये क्या बन जाएगा b स्क्वायर d स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस 5 k पर पावर 4 बाहर आ गया, f पर पावर 5 डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा 2b6 प्लस 3b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 5 f पर पावर 5, ये दोनों सेम टर्म है कट जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगा k पर पावर 4। अब चूंकि ये k पर पावर 4 जो आंसर आया आपका, ये k पर पावर 4 फाइंड आउट नहीं करना है, इसका जो वैल्यू है वो a और b के फॉर्मेट में अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, बट यहाँ पे सिंस आप जानते हो क्या k की वैल्यू क्या है a अपान b, सिंस k इज इक्वल टू a अपान b, अगर k की वैल्यू a अपान b है तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या कि k पर पावर 4 क्या आएगा, तो ये जाएगा a पर पावर 4 अपान b पर पावर 4, ठीक है, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ए और बी के अलावा ये अगर सी और डी के फॉर्मेट में पूछता तो सी पर पावर 4 अपान डी पर पावर 4 बन जाता, ई और एफ के फॉर्मेट में पूछता तो ई पर पावर 4 अपान एफ पर पावर 4 बन जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। Now we are going to take remainder and factor theorem. क्लास 9th में और 10th में आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम, कि किसी भी पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है और जो ऑपरेशन से कनेक्ट होता है। ऑपरेशन मतलब 4 ऑपरेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, सपोज इफ वी राइट अ पॉलिनोमियल a0 x1 x0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस 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 an x raised to power n, where a0 a1 a2 a3 and that's one an belongs to set a real number and an is not equal to 0 and n is non-negative integer, ठीक है। n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ये जो n है आपका वो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये होल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है, दैट इज होल नंबर। इसको होल नंबर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर दे रखा होता है, बट होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। तो ये आपका जो दिया गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल कहलाएगा x में, और जिसकी डिग्री क्या होगी n। ये जो x रेड टू पावर n है इसका कोफिशिएंट 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, और x रेड टू पावर n यानी इसके क्या है, डिग्री कहलाएगा। where this belongs to this and non-negative is called a polynomial of degree n, ये n डिग्री वाला क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है इसको देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में आपको करना क्या होता है,
इफ एफ एक्स कोई पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री एक से अधिक हो, एक या एक से अधिक हो, और ए कोई रियल नंबर है, अगर इन एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या बनता है, एफ ऑफ ए। देन रिमाइंडर, जो रिमाइंडर इसका बनेगा वो एफ ऑफ ए बनता है। ठीक है, कि एफ एक्स को अगर जिसकी डिग्री एक या एक से अधिक है, अगर ए कोई रियल नंबर है, इस x माइनस ए से अगर हम एफ एक्स को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर निकल के आता है वो क्या आता है, एफ ए। सपोज कर लो कि एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 18। ठीक है, अगर इस पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, एफ ऑफ ए। तो अगर इस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 18 को इस पॉलिनॉमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल हम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर क्या बनेगा आपका, ये जो रिमाइंडर बनेगा वो क्या बनेगा, एफ ऑफ ए था। जब एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड कर देते तो रिमाइंडर एफ ऑफ ए था। ठीक है, और इस पॉलिनॉमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 18 को अगर हम एक्स माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ 2 आएगा। ठीक है, देखो माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे ए है, यहाँ पे 2 है, तो रिमाइंडर आपका एफ ऑफ ए बनता है, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बनेगा, एफ ऑफ 2। अब क्या करना है आपको, x की जगह 2 इस वाले पॉलिनॉमियल में प्लेस कर देनी है, तो ये क्या बनेगा, 2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 18। ओके, ये आपका रिजल्ट बन गया, रिमाइंडर बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 माइनस 10 प्लस 18, इसको ऐड कर लो 22, 10 को घटा दो 12 आपका क्या बन जाएगा, रिजल्ट। ठीक है, यानी कि जब 12 रिजल्ट आया है आपका वो रिमाइंडर होगा। कैसे, कि इस दिए गए पॉलिनॉमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, रिमाइंडर। अगर यहाँ पे x प्लस ए से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर आपका एफ ऑफ माइनस आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम x प्लस 2 से इसको डिवाइड कर दे तो ये आपका माइनस आ जाता है। ठीक है, और माइनस प्लेस करके हम वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऐसे केस में इसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसे केस में इसका रिजल्ट 4 माइनस माइनस का प्लस 10 प्लस 18, ये 33 आपका आ जाता है। ठीक है, सॉरी 32 18 प्लस 22 और 10 प्लस 32, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या है, 32 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। और देखिए जो फैक्टर थ्योरम होता है, फैक्टर थ्योरम को भी थोड़ा सा देख लीजिए। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम का ये मतलब होता है कि अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, सपोज कर लो एफ एक्स एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से अधिक हो। ठीक है, तो वह क्या बनेगा, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा या क्वाड्रिक होगा, ऐसे इसकी डिग्री 1 से अधिक होनी चाहिए, 1 या 1 से अधिक। ठीक है, अगर हम इसको x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो आपका क्या आता है, एफ ऑफ ए। और अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाती है, इन केस अगर हम x की जगह पे a वैल्यू पुट कर दें और उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे कि x माइनस ए दिए गए पॉलिनॉमियल का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देन, यहाँ पे आप लिख सकते हो देन x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, वो इसका x माइनस ए इस एफ एक्स का क्या कहलाएगा, एक फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, सपोज कर लो एफ एक्स की वैल्यू ये। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 प्लेस कर दें तो एफ ऑफ 1 क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1 क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2। ठीक है, ये रिजल्ट आपका 0 आ गया।
क्योंकि ये 3 और ये +2 और 1 3 और -3 बराबर 0। इसका क्या मतलब है कि 1 प्लेस करने पे x बराबर 1 प्लेस करने से f(1) क्या बन गया 0। इसका क्या मतलब है कि x - 1 इज फैक्टर ऑफ ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसका एक फैक्टर होगा, दैट मीन्स x² - 3x + 2। ठीक है, x² - 3x + 2 का x - 1 क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। इसका दो पॉइंट है। अगर f(a) की वैल्यू 0 आ गई तो x - a इस fx का क्या कहलाएगा, एक फैक्टर होगा। और अगर x - a इस fx का फैक्टर है तो f(a) 0 होगा। f(a) = क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपका फैक्टर थ्योरम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम देख सकते हो। इसके कुछ क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। ठीक है, और आपका नियर अबाउट बेसिक में मोस्टली सारे के सारे चीज़ कंप्लीट हो गए हैं। एक चीज़ और रह गया है, इंटरवल। ठीक है, उसको भी देखते हैं, इंटरवल्स क्या है। आइए देखते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स का मतलब होता है कि कोई दिए गए कोई रिस्ट्रिक्शन। इंटरवल्स का मतलब होता है उसका रिस्ट्रिक्शन, कि कहाँ से कहाँ तक के बीच में कोई वैल्यू आएगी। तो जो इंटरवल्स होते हैं वो 4 टाइप के डिफाइंड है। ठीक है, 4 को आप इस तरह से अगर सेमी की बात करेंगे तो वो दोनों मिलाकर के एक ही होता है, बट मोस्टली ये 4 होता है। पहला क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है, एक ओपन क्लोज और एक क्लोज ओपन। ठीक है, तो इंटरवल क्या होता है कि सपोज कर लो यहाँ पे एक वैल्यू है a और दूसरी वैल्यू है b। ओके, ये आपका डार्क शेप है, यहाँ पे डार्क है, और इसके बीच में कोई x वैल्यू हम लेते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है इंटरवल्स के मेथड में क्या होता है, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं a < x < b। ये x a के भी बराबर होगा, b के भी बराबर होगा, और इसके बीच में भी लाई करेगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a। इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, क्लोज्ड इंटरवल। x बिलोंग्स टू a एंड b, ये आपका क्लोज हो गया। ठीक है, और दूसरा होता है आपका ओपन इंटरवल। दूसरा क्या होता है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है कि ये क्या होता है, ओपन होता है। सपोज कर लो ये आपका ए है, तो यहाँ पे कैविटी बनी होती है, इस तरह से छोटा सा सर्कल बना देते हैं, ओपन। यहाँ पे डार्क होता था, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ओपन। ओके, ओपन रहेगा यहाँ पे ए और यहाँ पे है बी, और इसके बीच में कोई वैल्यू हम एक्स ले लें, तो आप कैसे लिखते हो इसको, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि a इज लेस देन x लेस देन b। इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू a और b के बीच में लाई करेगा, लेकिन x की वैल्यू ना तो a ले सकते हो और ना ही b ले सकते हो। इसके बीच में जितने भी वैल्यूज रहेंगे वो सारे की सारी वैल्यूज आप x ले सकते हो, बट ओपन इंटरवल में x की वैल्यू ना तो a ले सकते हो ना ही आप b ले सकते हो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल का साइन ये होता है, ये क्लोज्ड का होता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये ओपन इंटरवल का साइन होता है, इसका चेहरा इस तरह। ठीक है, ये क्लोज होता था ना, इसको उल्टा करके लिखो, इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्लोज से क्या बन जाएगा, ओपन बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो। तो ये ओपन इंटरवल हो गया। तीसरा होता है आपका सेमी इंटरवल। सेमी इंटरवल में दो चीजें आती हैं, एक क्लोज ओपन होता है, एक दूसरा ओपन क्लोज होता है। तीसरा क्लोज ओपन इंटरवल।
या इसी को सेमी इंटरवल भी बोलते हैं। सेमी इंटरवल में दो चीज़ें होती हैं, क्लोज ओपन होता है और दूसरा ओपन क्लोज भी होता है, ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसी को हम सेमी इंटरवल भी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक साथ सीख सकते हो। जैसे मान लीजिए थर्ड वाला है, थर्ड वाले में पहला देखिए क्लोज रहेगा फिर ओपन रहेगा, तो इस तरह से आप इसको एक सपोज ये नंबर लाइन है, पहला क्लोज है तो यहाँ पे डार्क सर्कल रहेगा और यहाँ पे ओपन है तो ये आपका ओपन सर्कल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ए है, यहाँ पे भी है, और इसके बीच में अगर हम कोई रिजल्ट एक्स लिखना चाह रहे होते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन बी। इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू a ले सकते हो, a से छोटा भी ले सकते हो, b a से बड़ा भी ले सकते हो और b से छोटा ले सकते हो। x की वैल्यू a के बराबर होगी लेकिन ये b के बराबर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ केवल स्ट्रिक्टली लेस देन लिखा हुआ है। तो x की जो भी वैल्यू रहेगी, इसका क्या मतलब है, x ये क्लोज इंटरवल रहेगा a और इधर क्या रहेगा, ओपन इंटरवल। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू a कामा b, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका इंटरवल्स हो गया, ठीक है। ये कैसा होगा, क्लोज ओपन इंटरवल कहलाएगा। ये आपका क्लोज ओपन हो गया। इधर देखिए जहाँ सर्कल लगा होता है इस तरह से वहाँ ओपन होता है, डार्क रहेगा तो आपका क्लोज रहेगा। और जो चौथा वाला है ओपन क्लोज, तो इधर क्या रहेगा, इधर ओपन हो जाएगा और इधर आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है, इधर क्लोज हो जाएगा, इस तरह से रहेगा। तो ये जो चौथा वाला है इसको देखिए, चौथा वाला क्या है, ये ओपन क्लोज। ओपन क्लोज में इधर ओपन रहेगा इधर क्लोज रहेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, a इज लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू b। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ओपन क्लोज और क्लोज ओपन ये दोनों सेमी इंटरवल में आते हैं। सेमी इंटरवल की बात करी जाएगी तो या ओपन क्लोज होगा या तो वह क्लोज ओपन होगा, ओके। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, या x जो बिलोंग करेगा a कामा जो b होगा, b यहाँ पे क्लोज आएगा, ठीक है, या x बिलोंग्स टू ये ओपन है तो a कामा b, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपके इंटरवल की। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। अभी बेसिक मैथ्स मैंने लिया था, नेक्स्ट के क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे और बाई सीक्वेंसली जो आपका IIT JEE मेंस और एडवांस के जो आपके टॉपिक्स सेलेक्टेड किए गए हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग टॉपिक है तो टॉपिक थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो सारा का सारा सेम आने वाला है, ठीक है। चैप्टर्स इधर उधर हो सकते हैं लेकिन चैप्टर्स में जो कॉन्सेप्ट आपके इंक्लूडेड रहेंगे वो सारे के सारे सेम आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप IIT JEE और मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक मैथ्स था जो कि अभी हमने बहुत ही हल्के वेट में भी समझा, बहुत ही टफ नहीं है। अगर आप सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किसी भी काम को करते हो तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलने वाली है, ठीक है। एकदम रिलैक्स मोड में हो करके एक सीक्वेंस से ये सारे के सारे वीडियोज आप लोग अगर देख सकते हैं तो इसको अच्छे से देखिए और इसको फॉलो करिए, क्वेश्चंस आप लोग बनाते रहिए। किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है वो क्वेश्चंस या किसी भी टॉपिक में आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको आप शेयर कर सकते हो, मैं ज़रूर उसको लूँगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था आपका ये आज ओवर हो चुका है। और जब भी हम लेंगे तो एक नया टॉपिक लेंगे और नए सिरे से उसको हम स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू, टेक केयर।